नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस बार यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं तो आपने अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में करना स्टार्ट कर दिया गया होगा। एक वो सेगमेंट जो आप नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी मेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो आंसर राइटिंग का है। अगर आप आंसर राइटिंग को प्रॉपर वे में उस फॉर्मेटिंग में या प्रश्न की डिमांड के अनुकूल नहीं करते हैं तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिल पाएंगे। मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग पर आप लगभग 20-30% टाइम दीजिएगा। कंटेंट को इकट्ठा करना है, डेफिनेटली नॉलेज को तो आपको गेन करना ही करना पड़ेगा, बट उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, उसको किस प्रकार से कनेक्ट करें क्वेश्चन के साथ में, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे कि आंसर राइटिंग करते समय विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न की डिमांड के अनुकूल अगर आंसर नहीं है तो आप अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो यूपीपीसीएस अगर आप 24 दे रहे हैं, अगर इवन 25 भी देंगे तो उसके लिए भी जरूरी आंसर राइटिंग करना जरूरी है। आइएगा, पीसीएस का मीन्स आपको जानकारी है कि 29 जून को है। तो यानी आपके पास जो समय मिला है, आप बहुमूल्य समय है, इस बहुमूल्य समय में बहुत सारी चीज़ें जीएस 1 2 3 4 5 6 और साथ में ऐसे और हिंदी भी रेडी करना है। यानी आपको यहाँ पर 8 पेपर कवर करने हैं। अब आपके पास चुनौती क्या है, देखो सबसे पहले जैसे सोसाइटी है जीएस 1 में, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 20 यहाँ पर हैं, 20 यहाँ पर। अगर हम 6 पेपर का एक आंकलन कर लें तो 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने देखेगा। एक साल में 120 क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ 18 19 20 21 22 23 6 साल के पेपरों को अगर इवेलुएट कर लें, 50% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। आप ये देख पाएंगे कि जैसे अगर आप सोसाइटी में जाते हैं तो यहाँ सोसाइटी के 8 टॉपिक हैं, उन 8 टॉपिकों से ही 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा मान के चलो कि एक टॉपिक से एक प्रश्न कंपलसरी आना ही आना है। और मेंस का जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। इसलिए अगर आप 6 सालों के पेपर एक बार इवेलुएट कर लें, एक बार एनालाइज कर लें, उनकी फ्रेमिंग कर लें, तो यहाँ पर आप 720 प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे। उस 720 प्रश्न अभ्यास करने का मतलब है कि आप आंसर राइटिंग में परिपक्व हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, जैसे प्रश्न की डिमांड को समझने के लिए। इसका सबसे बेहतर रास्ता है कि आप पीवाईक्यू को 18 से लेकर 23 तक के पेपर उठा लीजिएगा और सोसाइटी के उठाओ। सोसाइटी के जितने प्रश्न, अगर एक साल में 5 से 6 प्रश्न आते हैं तो 6 साल में 30-35 प्रश्न आए होंगे। उन 30-35 प्रश्नों की फ्रेमिंग कर लीजिएगा। कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप ज्योग्राफी, ऐसी हिस्ट्री, तो जब सोसाइटी के 8 टॉपिक आप उठाएंगे तो 8 टॉपिक को कंटेंट आप रेडी करेंगे। कंटेंट के साथ उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, या ऐसे प्रश्न जो लेटेस्ट के ट्रेंड को जोड़ते हुए बन सकते हैं, उनका अभ्यास कर लीजिएगा। कहानी आराम से रेडी हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको लगता है तो हम लोगों ने यूपी पीसीएस के लिए मेंस प्रोग्राम स्टार्टिंग किया। सबसे मेजर पार्ट है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग इसमें कराई जाएगी, डेली बेसिस पर आपके आंसर होंगे, वो चेक होकर आपको रिवर्ट मिलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है जहाँ पर मेंस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इस प्रोग्राम में सबसे खूबसूरती बात यह है कि 2018 से लेकर 23 तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी टाइम्स यहाँ पर रिपीट होते हैं, उनकी आपको फ्रेमिंग कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी इसके बारे में बताऊंगा। साथ में मेंटरशिप, यानी मेंस के लिए किस प्रकार से आपको रेडी करना है, क्या क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है, करंट अफेयर कैसे इंटरलिंक करना है, ऐसे में कहाँ कहाँ सुधार करना है, हिंदी को कैसे परिपक्व करना है, ये सारी बातें आप इसमें देख पाएंगे। साथ में जो कंटेंट है, यहाँ क्लास अगर लाइव नहीं है, क्लास क्लास का मतलब कराना पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में। कंप्लीट सिलेबस को कवर करा पाना ये मतलब टिपिकल टास्क है। लेकिन जो मेन एरिया, जैसे जीएस में आप जाओ या एथिक्स में जाएंगे तो 8 यूनिट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट की जो हमारी वीडियो है वो इस बैच में अवेलेबल रहेंगी, चाहे हिंदी की हैं चाहे ऐसे की रहेंगी, जिससे कि आप उसका एक प्रकार से आधार समझ सकते हैं। तो ये सारी प्रोग्राम इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों देरी किस बात की है, एल्फ लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने ऐसा ही रहा। आप इंटरफेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये रहा मेंस का प्रोग्राम। इसमें आप शामिल होकर अपने सपने को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ये रहा, देखिएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लें, 10 मार्च से इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे करेंगे फ्रेमिंग, इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाएं। देखो, जितनी भी चीज़ें रहेंगी कंटेंट बेस के साथ साथ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगी। दूसरी बात अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर हैंड राइटिंग फॉर्मेट में रहेंगी। पीडीएफ में तो आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट में कट कॉपी पेस्ट होकर आपको मिल सकती है, लेकिन जो कला आपके हैंड राइटिंग फॉर्मेट से हो सकती है उसमें ज़्यादा नोट्स को बनाने में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉशेस एंड द कंसेंसस इन द इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया। देखिएगा, भारत में जो आंतरिक, देखिएगा सबसे खतरनाक पॉइंट देखो, भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों परिणामों पर व्याख्या करें। ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स में आया हुआ है। 8 मार्क्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ये सॉरी 12 मार्क्स में आया हुआ है। 12 मार्क्स में आया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास 200 वर्डों में लिखना है आपको। तो आपके पास चुनौती क्या है, लगभग 200 वर्ड, लगभग 2-2.5 पेज आपको दिए जाएंगे, जहां पर आपको उसको फॉलो करना है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आप ये बताओगे कि आंतरिक प्रवास होता क्या है।
उस प्रभाव होने के कौन-कौन से कारण हैं देखिएगा। उन कारणों के बाद फिर इसके परिणाम बताओगे, परिणाम पॉजिटिव भी बताओगे, परिणाम नेगेटिव भी बताओगे। तो मैंने अपने हाथ से इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी है। इसी प्रकार से आपको 23 तक के पेपर क्वेश्चनों की फ्रेमिंग मिलेगी इस प्रोग्राम में, जो आपके लिए रामबाण होगा। और यही आपको फ्रेमिंग करनी ही है। एक नोटबुक इकट्ठा कर लीजिएगा, उसमें पीवाईक्यू लिखने के बाद आप एक-एक क्वेश्चन को डेली बेसिस पर 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा पर डे। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आंतरिक प्रवास से तात्पर्य लोगों के द्वारा एक भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करना। तो मैंने क्या किया, आंतरिक प्रवास के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वो समझ जाएगा कि आंतरिक प्रवास कहते किसे हैं। दूसरा, आंतरिक प्रवास होने के कौन-कौन से तत्व हैं या एक प्रकार से कितने प्रकार का प्रवास होता है, ये भी मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। गाँव से गाँव के बीच में होता है, नगर से महानगर के बीच में होता है, महानगर से ग्राम नगर के बीच में होता है, ग्राम से नगर महानगर के बीच में होता है। तो यानी हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी सेट कर लिया कि 4 प्रकार का प्रवास हमें देखने को मिलता है। अच्छा, प्रवास के होने के कौन-कौन से कारण हैं, हमने उसका एक डायग्राम दे दिया। इसमें लिख दिया गया कि प्रवास के कई कारण होते हैं, जिनमें से मुख्यतः आर्थिक होता है। लेकिन फिर भी प्रवास के कौन-कौन से कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, पर्यावरणीय कारण हैं, रोजगार और भी हो सकते हैं, बट हमने मुख्यतः 4 भागों में लिखकर इसको डायग्राम में इसकी फ्रेमिंग कर दी। अब हमने इस कारणों पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल दिया। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा 8 अंकों में होता, हम यहीं पर इसको स्किप कर लेते। लेकिन हमने 12 अंकों का मतलब है कि ये डिफाइन करना है। जैसे रोजगार, तो पहला कारण कौन-सा था? रोजगार। तो लोग प्रवास का मतलब पलायन को करते हैं, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में अच्छे रोजगार के लिए, परिवहन सेवा इत्यादि के लिए विकसित होने के लिए प्रवास होता है। सामाजिक कारक में नगरों या महानगरों में जो उच्च शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, जातिगत समस्याएँ हैं, या धार्मिक असुविधा के लिए एक प्रकार से प्रवास करते हैं। आर्थिक के लिए हमने डाल दिया कि आर्थिक स्थिति की चाहत करने के लिए रोजगार के अवसर हैं। अन्य कुछ गतिविधि में यहाँ पर एक प्रकार एक आर्थिक प्रवास होता है। पर्यावरणीय प्रवास में डाल दिया कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन या प्राकृतिक आपदा के कारण प्रवास होता है। तो हमने यहाँ जो कारण थे, इन कारणों को थोड़ा-सा इवैल्यूएट कर दिया गया, क्यों-क्यों ये चीज़ें होती हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ परिणाम पर चर्चा करी है। मानव प्रवास के परिणामों पर यहाँ लिखा गया है कि सकारात्मक और एवं नकारात्मक परिणाम दोनों ही होते हैं, जिसमें सकारात्मक का हमने एक डायग्राम मेंटेन कर दिया गया। इसमें लिखा गया है कि रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति, जातिगत एवं सामाजिक रूढ़ियाँ टूटती हैं, स्त्री शिक्षा एवं सशक्तिकरण बढ़ता है, गाँव में पैसा भेजने में समर्थ होते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दिए गए। इसी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट को भी हमने 4 पॉइंट में बैलेंस करा। ये 4 पॉइंट तो ये भी 4 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट तो ये भी 3 पॉइंट देखिएगा। नगर महानगरों में मलिन बस्तियों का विस्तार होता है, निम्न आर्थिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती है और खराब होती है, महिला एवं बच्चों का शोषण बढ़ जाता है और प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। तो 4 पॉइंट हमने नेगेटिव बता दिए। अब पॉइंट ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या इसका कंक्लूजन कैसे लिया जाए? क्या आंतरिक प्रवास को रोक सकते हैं? तो इसके लिए अंत में कुछ 2-4 बातें ऐसी लिख देनी चाहिए जिससे कि वो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो मंत्रमुग्ध हो जाए। तो क्या लिखा है कि आंतरिक प्रवास विभिन्न कारणों से किया जाता है, जिनमें लाभ एवं हानियाँ दोनों ही होते हैं। इस प्रकार संतुलित प्रवास को अपनाकर शहरों में अतिरिक्त भीड़-भाड़ में कम करके समावेशी विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा? समाप्त नहीं करना, समावेशी विकास करना, जिससे कि उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न की डिमांड जितनी हो सकती थी, हमने उसको क्या किया? फुलफिल किया। तो इसी प्रकार से 18 से लेकर, अगर पहली चुनौती ये है आपके सामने कि 2018 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू जो मेंस के हैं, देखिएगा मेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनकी हैंड राइटिंग यहाँ पर जैसे मैंने आपके सामने दिया गया है, इनकी फॉर्मेटिंग एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी। आप अगर उन्हें देखकर प्रश्नों का अभ्यास, लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, तो 50, 60, 70% तैयारी आपकी यहीं से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही एक चर्चा। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मेंस 2025 से जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। और 25 वाले बच्चे अपने आप को डेडिकेट होके शामिल हो जाइएगा। नीचे ग्रुप लिंक दिया गया, व्हाट्सएप का भी, टेलीग्राम का भी, जिससे कि आप प्रॉपर वे में अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं 10 मार्च से। 10 मार्च में पहली क्लास होगी, देखना मेंस की खतरनाक मोड पे हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।